नमस्कार साथियों मैं हूं अमृत। और ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख रहे थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, इसकी सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, अब तक हमने ये देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनी और उसमें ये कहा गया कि कंपनी अब तुम अपने सारे इन्फॉर्मेशंस को हमारे साथ शेयर करोगे, करप्शन बंद करोगे। एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही बना तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ अमेंडमेंट 1781 में होते हैं और फिर एक पिट्स इंडिया एक्ट आती है। और पिट्स इंडिया एक्ट ने जो 1784 में आ रहा है, उन्होंने एक नई जो है बॉडी बनाकर दी जो गवर्नेंस का काम करेगी, जो गवर्नेंस को देखेगी, जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के कंपनी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखेगी। कंपनी में एक सुप्रीम बॉडी बनाने की कोशिश की गई। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बात ये आ जाती है 1786 ईस्वी की। 1786 ईस्वी में एक नया चीज़ होता है। नया ये होता है कि ब्रिटिश कमांडर में एक प्रमुख कमांडर जो बहुत नोन थे, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना, ये कनाडा में थे और वहाँ युद्ध हारते हैं और इनकी जो है संसद में अच्छी पकड़ थी, तो इनको इंडिया जो है भेजा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इतने बड़े स्टैचर के थे कि इन्होंने इंडिया आने से पहले 2 मांगें अपनी रखी कि भाई हम इंडिया पहुँचेंगे लेकिन हमारी 2 मांगों को पूरा करो। तो ब्रिटेन की संसद ने कहा कि बताइए 2 मांग आपके क्या हैं। पहली बात इन्होंने कही कि ये जो तुमने एक नई बॉडी बनाई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 4 मेंबर जो है वो तुमने दिए हैं। तो 4 मेंबर और प्लस एक गवर्नर जनरल, ये हो गए 5। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो वहाँ जो डिसीजन हो रही है वो सारे डिसीजन मेजोरिटी के बेस पे होता है। तो 5 में से कोई भी जो आदमी, यानी कि 3 आदमी किसी चीज़ को फेवर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें पास होंगी। और मान के चलो कि मैं गवर्नर जनरल रहा और 3 आदमी मेरे खिलाफ किसी ने वोट दिया, तो मेरे तो कोई ऑर्डर जो है वो इफ़ेक्टिव ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें ओवरराइडिंग पावर चाहिए कि हम काउंसिल के किसी भी डिसीजन को स्पेशल केसेस में हम ओवरराइड कर सकें। तो एक तो पहली मांग उन्होंने यही रखी थी। आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनके डिसीजन मेजोरिटी से होते थे, और मेजोरिटी से जो डिसीजन होंगे तो उनमें 3 आदमी, 5 लोगों में से 3 ही लोग के वोट पे कोई डिसीजन होगा। और 3 लोग में अगर गवर्नर जनरल शामिल नहीं हुआ तो गवर्नर जनरल की बातें नहीं मानी जाएंगी। तो कॉर्नवालिस का यही कहना था कि भाई गवर्नर जनरल फिर क्यों रहा, तो हमको ओवरराइडिंग डिसीजन देने की पावर होनी चाहिए, वो भी स्पेशल केसेस में। हर बात में हम ओवरराइडिंग पावर नहीं चाहते, लेकिन स्पेशल केस में ये चाहिए, तभी हमको भेजो इंडिया। हम कठपुतली बन के रहना नहीं चाहते। दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हमको इंडिया भेज रहे हो तो ठीक है, तो हमको कमांडर इन चीफ भी बनाओ। मतलब कि तीनों सेनाओं के प्रमुख, पूरे भारत में जो सेना है उस सारे सेना को हमको मेरे अंदर डालो, यानी कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। तो ये 2 शक्ति लेकर लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अपने आप में एक समझो कि बहुत मजबूत पिलर होता है। और परमानेंट सेटलमेंट जैसी जो व्यवस्था है, यानी भारत में एक सोचो कि एक डिक्टेटर, एक राजे के रूप में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। भारत को संपूर्णता के साथ अपने में समाने की शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस, इतनी बड़ी शक्तियों के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस आ रहा है कि उसके लिए कानून बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तब फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। और आप समझिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 के आसपास वो चले जाते हैं। तो चार्टर एक्ट 1793 जो आता है उसमें पहली बातें ये कही गई कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग पावर दी गई थी, एक लोगों के लिए हमने ओवरराइडिंग पावर जो है वो किया था, अब वो सारे लोगों को जो है वो क्या होगा, सारे आने वाले सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल को ये ओवरराइडिंग पावर मिलेगा। यानी कि किसी भी स्पेशल केसेस में सारे फ्यूचर जनरल जो है वो ओवरराइडिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे। एक बात तो क्लियर हो गई, ये चार्टर एक्ट 1793 कहता है। चार्टर एक्ट 1793 एक और भी बातें कहता है, ये कहता है कि गवर्नर जनरल को और भी पावर दिए गए।
गवर्नर जनरल को ये कहा गया कि इनके जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नमेंट है वो इनके कंट्रोल में है, इनके अंदर आ रही है, और भी ज़्यादा पावर दिए गए, यानी मद्रास और बॉम्बे को और भी इनके कंट्रोल और भी इनके सुपरविजन में रखा गया। ये भी एक बड़ी बातें हैं। इन सबको कहा गया कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को कि भाई कुछ भी करो, लेकिन तुम सबसे ऊपर गवर्नर जनरल जो है वो कौन है? वो है जो कोलकाता में बैठा गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो है वो उसको बहुत पावरफुल बनाया गया। साथ ही साथ 1793 में जो मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको और 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया कि भाई आप भारत में और 20 साल जो है ट्रेड करो। कोई दूसरा व्यापारी, कोई दूसरा ब्रिटेन का व्यापारी आपके टेरिटरी में इंटर नहीं करेगा। और आपकी टेरिटरी कौन होगी? इंडिया। इंडिया में आपके अलावा किसी दूसरे को बिजनेस नहीं करने देंगे। भाई 20 साल तक आप बिजनेस करो। ये बातें कौन कर रही है? ये बातें किया जा रहा है ब्रिटेन की संसद के द्वारा। चार्टर एक्ट 1793 में 1793 में चौथी बातें ये कही गई कि कमांडर इन चीफ जो होगा, अगर कमांडर इन चीफ, हालांकि आप देखिए इस एक्ट में 1786 में ये कहा गया कि कमांडर इन चीफ तो कॉर्नवालिस को बना के भेजा गया, लेकिन कमांडर इन चीफ के बारे में रेगुलेटिंग एक्ट 1793 कहता है, बड़े ध्यान से समझना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1793 कमांडर इन चीफ के बारे में कहता है कि अगर कमांडर इन चीफ को स्पेशली अपॉइंट नहीं किया गया है तो उसको हम गवर्नर जनरल की जो 4 मेंबर की काउंसिल है उसका मेंबर नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कमांडर इन चीफ स्पेशली अपॉइंट कर दिया गया है तो हम मानेंगे कि वो गवर्नर जनरल काउंसिल का एक मेंबर है। लेकिन अगर कमांडर इन चीफ जो है स्पेशली अपॉइंटेड नहीं है तो वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, उसमें काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद ये कहा गया कि जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बनाया गया, इन सारे मेंबर्स की जो सैलरी है, इन सब की सैलरी भारत से जन्मे रेवेन्यू से होगा। यानी भारत में जितने रेवेन्यू पैदा होंगे, यानी कंपनी को ही इस सैलरी को पेड करना पड़ेगा। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी जो सैलरी है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो सैलरी है, इसकी सैलरी, चूँकि ब्रिटेन की संसद ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया है, ब्रिटेन की संसद ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया है, तो मोरली क्या होनी चाहिए? मोरली ये होनी चाहिए कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पैसे जो हैं ब्रिटेन की सरकार दे। तो ब्रिटेन की सरकार कहती है भाई ये नहीं चलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूँकि इसलिए बनाया गया कि तुम पे कंट्रोल किया जाए और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा अच्छा किया जाए, इसलिए इंडियन मनी से इसको पैसे दिए जाने चाहिए। यानी कि तुम अपनी प्रॉफिट से पैसा इनको दो, या तुमने जो टैक्स जो है वो एक्सचेकर बनाए हैं, तुमने जो खजाना बनाया है, उस खजाने से पैसे जो हैं वो जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, ये गलत है, यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पैसे जाएंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? 1700 चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है? देखो 20 साल के लिए इन्होंने कहा था ना। 1793 में जब बातें आई, 1793 में जब बातें आई कि इसके 20 साल तक जो है चार्टर, हर 20 साल में चार्टर आ रहा है, तो 1793 से 20 साल कितना होता है? 1813। और 1813 वो समय था जब नेपोलियन जो है एक तरीके से अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन यूरोप में कर रहा था। ठीक है, और नेपोलियन इतनी बड़ी हेडेक हो चुकी थी यूरोपियंस के लिए कि नेपोलियन ने ये कह दिया था कि भाई कोई भी ब्रिटेन का व्यापारी फ्रांस में तो बिजनेस करने से रहा, इधर तुम आगे व्यापार नहीं करोगे। तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे ना, वो ब्रिटेन की संसद पे लगातार प्रेशर बना रहे थे कि भाई नेपोलियन तो हमको यूरोप में बिजनेस करने से जो है वो रोक रहा है, तो हमको अब हमको रोक के मत रखिए, अब हमको जाना है इंडिया। ठीक है, तो इसलिए चार्टर एक्ट 1813 में ये बातें लिखी गई कि ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की है उसको क्या किया गया? कम किया गया, और सारे के सारे ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे उनको भारत
में अलाउ किया गया कि अब आप भी आके व्यापार कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड मोनोपोली जो है कंपनी की ख़त्म की गई। लेकिन चाय और चाइना पे मोनोपोली रहा, चाय और चाइना पे मोनोपोली रहा। ये बातें याद करके रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाय और चाइना पे मोनोपोली छोड़ के सारी चीज़ों पे मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। सारे के सारे ब्रिटिशर्स जो बिजनेसमैन हैं अब वो फ्री थे भारत में ट्रेड करने को लेकर। ठीक है, दूसरी बात कि जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे भारत में, ब्रिटिश मर्चेंट, ब्रिटिश के व्यापारी, उसी के साथ साथ वहाँ के जो मिशनरी थी वो चाहती थी कि भारत हम पहुँचे, भारत में कि ईसाई धर्म का प्रचार हो, वेस्टर्न कल्चर का प्रचार हो, लोग धर्मांतरण करें। तो उन लोगों ने ये कहा कि हमको भी भारत जाने की आज़ादी दीजिए ताकि हम भारत के लोगों को शिक्षा दे पाएँ, भारत के लोगों को जो है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आएँ। तो क्रिश्चियन मिशनरी भी 1813 में भारत आने की इजाज़त मिल जाती है। साथ ही साथ चार्टर एक्ट 1813 क्या करता है, वो भारत में ब्रिटिश क्राउन को सॉवरेनिटी प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है भारतीय टेरिटरी को लेकर कोई भी डिसीजन कर सकती है, यानी कि ब्रिटेन की संसद भारतीय टेरिटरी को लेकर कोई भी डिसीजन कर सकती है, यानी होल सोल डिसीजन जो है भारतीय टेरिटरी को लेकर अब वो ब्रिटेन की संसद के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। यानी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर जो है अब किसके पास चला गया, ब्रिटेन क्राउन के पास। यानी कि अगर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ कोई अधिकारी कुछ भी कर दे रहा है, मान के चलो कि कोई अधिकारी थोड़ी सी ज़मीन उठा के चाइना को दे दिया, लेकिन उस चाइना वाली भी डिसीजन को ब्रिटिश क्राउन अगर मान्यता देगी तभी जो है वो मान्यता होगी। यानी कि भारत को के मैटर को लेकर, भारत की डिसीजन को लेकर ये सारी शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गई, वो ऑल इन ऑल ओवरऑल हो गए। ठीक है, इसके बाद चौथी बातें क्या हुई कि जब क्रिश्चियन मिशनरी भारत आएंगी तो वेस्टर्न एजुकेशन फैलेगा कि नहीं फैलेगा भारत में। और ब्रिटिश क्राउन के अंदर एक बातें बहुत क्लियर होने लगी कि अब जो हमारी कॉलोनी है, चाहे भारत हो या पूरे वर्ल्ड हो, इन सारे कॉलोनी में हम इंग्लिश एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न कल्चर को और बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि ब्रिटेन के लोग या यूरोपियंस उस समय गोल्ड, ग्लोरी और ग्रीड के कारण जो है वो पूरे विश्व में अपनी कॉलोनी बना रहे थे। ठीक है, कि सबको क्रिश्चियन कर देंगे, धन लूट के आएंगे, पूरा जितना ज़्यादा कॉलोनी होगी उतना ज़्यादा नाम होगा, उतना माइटी हम कहलाएंगे यूरोप में। तो इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार करने की बात इन्होंने सोची। तो इन्होंने ये भी कहा कि चार्टर एक्ट 1793 में कि हम 1813 में कि हम वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार जो है ब्रिटिश टेरिटरी में करेंगे। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, जब ये कहा गया लोकल गवर्नमेंट को, यानी आपके यहाँ की पंचायत को, कि आप टैक्स इम्पोज कर सकते हो किसी पर्सन के ऊपर, और अगर कोई पर्सन आपके यहाँ टैक्स ना दे, मुखिया को टैक्स ना दे, पंचायत को टैक्स ना दे, तो उस पर्सन को आप पनिश भी कर सकते हो। यानी पंचायत लेवल पे जो टैक्सेशन की पद्धति है वो पहली बार 1813 में आती है। अब आपको पता है कि चार्टर एक्ट जो है हर 20 साल पे आता है, और 1813 में क्या हुआ कि चाय और चाइना को छोड़ के मोनोपोली ख़त्म हो गई। 1833 में यानी 20 साल में कंपनी के चाय और चाइना की भी मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। कंपनी को ये कहा जाता है कि भाई अब बिज़नेस करना बंद करो, अब तुम्हारी सारी कमर्शियल एक्टिविटी को हम ख़त्म मानते हैं। यानी इट एंडेड, 1833 का जो चार्टर है वो कहता है कि इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब ये कोई व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। और यही कारण है कि चाय और चाइना की भी जो मोनोपोली है यहाँ ख़त्म होती हुई आपको दिखती है। इसके बाद 1833 में ये होता है कि बंगाल के जो गवर्नर हैं, जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, क्योंकि अब जो टेरिटरी है ना, अब वो टेरिटरी और बढ़ती जा रही है, उनकी और टेरिटरी बड़ी होती जा रही है। तो इसलिए अब गवर्नर जनरल ऑफ उनको इंडिया कहा गया, और उनको और भी ज़्यादा कंट्रोल, और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर दिए गए, और भी ज़्यादा ऐसे पावर दिए गए कि वो बम्बई और मद्रास के गवर्नर को नकेल कस सके। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, समझे? यानी कि
भारत में अब सारी डिसीजन मेकिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम करके एक बड़ी करने लग गई, यानी कि पूरा इंटायर टेरिटोरियल इंडिया जो है वो किसके अंडर चला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। यानी कि बहुत तरीके से एकदम से पूरे नकेल कस दिया गया। एक तरीके से आप समझो कि पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में एक व्यक्ति को जिम्मेदारी पूरी इतनी बड़ी दे दी गई, ठीक है। और साथ ही साथ बंगाल और मद्रास के गवर्नर को ये कहा गया कि भाई अब तुम्हारी जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि तुम अपने यहाँ जो कानून बना सकते थे, अब वो कानून बनाने की शक्ति से तुमको डिप्राइव्ड कर दिया गया, तुमसे छीन लिया गया। अब तुम अपने यहाँ की कानून नहीं बना सकते। तो कानून कौन बनाएगा भाई साहब? तो कानून बनाएगा कौन? कानून बनाने की एक्सक्लूसिव शक्ति यानी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, यानी सिर्फ और सिर्फ कानून बनाएगा कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून बनाएगा तो अब उस कानून को रेगुलेशन नहीं कहेंगे। पहले जो भी कानून बनाए जाते थे उनको रेगुलेशन कहते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता करता था। लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून बना रहा है, होल और सोल है, तो अब उसको रेगुलेशन ना कह के अब आप उसको एक्ट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी बातें हमने कर ही ली आपके साथ। चौथी बातें ये कही गई कि चार्टर एक्ट 1833 पहली बार ये कहता है कि भारत में सिविल सर्विसेज के लिए IAS IPS बनने के लिए हम क्या करेंगे, एक ओपन कंपटीशन सिस्टम चालू करेंगे। और ये ओपन कंपटीशन सिस्टम में हम भेदभाव नहीं करेंगे, इंडियंस को भी अलाउ करेंगे कि आप इस कंपटीशन में भाग लें और आप चाहें तो IAS अधिकारी बन सकते हैं। ये बातें जो हैं जो वहाँ उस समय के बहुत सारे अधिकारी जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, उन पे नागवार गुजरी। उन्होंने इसका भारी विरोध किया और इस विरोध के कारण ये जो चौथा पॉइंट है ये कट जाता है। यानी कि ओपन जो सिस्टम है, ओपन कंपटीशन सिस्टम है, जिसमें भारतीयों को कहा गया कि अलाउ करेंगे, ये जो है क्रियान्वयन इसका नहीं हो पाया। अब बात आती है चार्टर एक्ट 1853 की। हर 20 साल पे एक चार्टर आ रहा था और ये अंतिम चार्टर सीरीज़ की अंतिम सीरीज है। यानी कि चार्टर एक्ट जो पास हुआ 1793 से 1853 के बीच, हर 20 साल पे इसकी जो अंतिम सीरीज है वो 1853 है। 1853 में क्या हुआ? 1853 में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पहले आपको पता है कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वही संसद का भी काम करती थी और वही सरकार का भी काम करती थी। यानी वो कानून खुद बनाते थे और खुद ही पुलिस का काम करते थे। यानी कि हमने अभी क्या किया है कि कानून बनाया कि सबको हंसना नहीं, और जैसे ही ये कानून बना दिया कि सबको हंसना नहीं है, और दूसरी बात अब हम पुलिस बन गए, अगर किसी ने हंसा उसको वहीं पनिशमेंट दे दिया। तो जनरली अभी जो हमारा सिस्टम है, अभी जो भारत की सिस्टम है, वहाँ ये है कि मोदी सरकार कानून नहीं बनाती, कानून बनाती है संसद में मोदी सरकार की वरीयता है, तो वहाँ से कानून पास होकर दोनों सदनों से राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। यानी मोदी सरकार अगर कोई भी कानून बनाना चाहे तो वो सीधे सीधे कानून नहीं बना सकती। पहले ये था, 1853 से पहले ये था कि कानून जो है, कानून भी केंद्र सरकार बनाएगी और उसका जो क्रियान्वयन है वो भी केंद्र सरकार करेगी। तो 1853 का जो ये चार्टर एक्ट है ना, उन्होंने पहली बार ये समझा कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कानून बनाना यानी संसद का होना, और एग्जीक्यूटिव पावर यानी कानून का पालन करवाना यानी केंद्र सरकार का होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आप ये कह रहे हो कि कानून बनाना अलग चीज़ें हैं, तो कानून बनाने के लिए एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी। तो पहली बार ये कहा गया कि गवर्नर जनरल को 6 और लोग लगेंगे, 6 और लोग गवर्नर जनरल को चाहिए जो कानून बनाने में सहायता करेंगे। और इन 6 लोगों को कहा गया कि ये गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी ये गवर्नर जनरल की मिनी पार्लियामेंट है। और ये सेम उसी तरीके से वर्क करेगी जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती है। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में मान के चलो कि 400 लोग हैं, तो यहाँ 6 ही लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट की कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली बार 1853 में ऐसी बातें कही गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के तर्ज पे ही एक छोटा पार्लियामेंट आपके पास होगा जो 6 लोगों का होगा, जो भारत में कानून बनाने का काम करेगी, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको कहा जाएगा। और दूसरी बात कि जो लेजिस्लेशन है पहली बार
उसको एक सेपरेट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के रूप में चुना गया कि गवर्नमेंट जो है उसके क्रियान्वयन का काम करेगी। अब गवर्नमेंट जो है ये काम नहीं करेगी कि वो कानून बनाए, ठीक है। कानून बनाने के लिए स्पेशल एक मशीनरी, स्पेशल पर्पसेस की आवश्यकता होगी जिसके तहत वो कानून बनेगी। मुझे लगता है ये पहला लाइन, इतनी बड़ी लाइन आपको क्लियर होगी। दूसरी बात कि जो पहले विरोध हुआ था 1833 में किस चीज़ को लेके, ओपन कंपटीशन को लेके, कि इंडियंस भाग नहीं लेंगे। 20 साल लग गए, फिर उसके बाद 20 साल तक के मेहनत के बाद फिर से ये बातें हमारे चार्टर एक्ट में फिर से लिखा गया कि अब ओपन कंपटीशन सिस्टम होगा सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का, और वो भी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज में, नॉन कोऑर्डिनेटेड नहीं, कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड कहने का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेटेड कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर्मल एग्रीमेंट्स, यानी कि एकदम सही तरीके से संविदा पे नहीं, परमानेंट नौकरी देंगे। परमानेंट नौकरी जब मिलता है ना उसको कोऑर्डिनेटेड कहते हैं, यानी फॉर्मल एग्रीमेंट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, उसको कोऑर्डिनेटेड कहते हैं, ठीक है। तो जो 1833 में ये बातें हुई थी कि ओपन कंपटीशन सिस्टम नहीं होगा और सारे लोगों ने विरोध किया, तो अब की बार इन्होंने क्या किया कि 1853 में ये बातें लाई और 1854 में उन्होंने कमीशन बना दिया, और उस कमीशन का नाम था मैकुले कमेटी। मैकुले कमेटी 1854 में बनी, जिनका काम था कि भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एक कमेटी बनी। ये भी बातें याद रखेंगे, 1854 में मैकुले कमेटी बनी। ये दूसरा लाइन तो मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया हो। तीसरी बातें इन्होंने क्या कही, तीसरी बातें इन्होंने कही कि कंपनी रूल, कि आपको पता है कि हर 20 साल के लिए कंपनी को ये कहा जाता था कि तुमको इसके लिए छूट है, तुमको इस व्यापार के लिए छूट है, तुमको उस व्यापार के लिए छूट है, तुम्हारा कंपनी का ये वो दिस दैट, कंपनी का जो शासन है उस सब के लिए छूट है। इन्होंने कंपनी के शासन को तो कहा कि कंपनी अब ठीक है, कंपनी तुम शासन करो हम इंडिया के ऊपर, हमारे नाम से शासन कर रहे हो इंडिया के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, करो शासन। लेकिन अब की बार उन्होंने डेट स्पेसिफाई नहीं किया कि तुम 2 साल शासन करोगे, 200 साल शासन करोगे, 25 साल शासन करोगे, 20 साल शासन करोगे। पहले वो बता के कहते थे कि नहीं 20 साल और शासन करो, 25 साल और शासन करो। अब ऐसा नहीं है, हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आ रहा था और उसको शासन करने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में पहली बार ऐसा हुआ, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, जिसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि अगले 20 साल तक जो है वो शासन कंपनी करेगी या नहीं करेगी। इन्होंने ये कहा कि दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम एज द पार्लियामेंट लाइक। जब भी ब्रिटेन की संसद की इच्छा करेगी, कंपनी की सत्ता को ख़त्म कर दिया जाएगा भारत में। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। यानी पहले डेट स्पेसिफाई था कि 20 साल तक शासन करो, ब्रिटेन की संसद तुमको कुछ नहीं कहने आ रही है, कंट्रोल करेगी बाहर से। लेकिन अब की बार तो इन्होंने लिखा नहीं कि डेट के कितने दिन तक शासन करोगे। चौथी बात इन्होंने ये कही कि हमने एक मिनी पार्लियामेंट बनाया था 1833 में, जिनमें 6 लोगों की जो है वो 6 लोगों को कहा था कि रखिए और वो कानून बनाने का काम करेंगे। इन्होंने ये कहा कि ये 6 लोगों में से 4 लोग को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट इलेक्टेड नहीं होगा, 4 लोग अपॉइंट होगा गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा। वो 4 लोग कहाँ से आएंगे, 4 प्रोविंसेस से आएंगे। एक मद्रास का होगा, एक बॉम्बे का होगा, बंगाल का होगा और आगरा का होगा। 4 लोग 4 जगह से आएंगे। 6 लोगों में से 4 लोग जो है अलग अलग प्रोविंसेस से आएंगे, ठीक है। तो एक लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात जो है, पहली बार ये कहा गया कि 4 अलग अलग प्रदेशों से, हालांकि ये इसमें से 4 लोग गोरे ही होंगे, 4 लोग ब्रिटिशर्स ही होंगे, लेकिन ये 4 लोग अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रदेशों की थोड़ी थोड़ी तो समस्याओं को जो है वो पूरा करने का काम करेंगे। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये थे चार्टर एक्ट 1853। और उसके बाद 1853 के बाद एक सिपाही म्यूटिनी होती है, और सिपाही म्यूटिनी के बाद हम क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।